जय हिंद। पीसेस मेकर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले सॉरी आप लोगों के लिए, कल होमवर्क सीरीज मैं अपलोड नहीं कर पाया क्योंकि मैं कल प्रयागराज चला गया था महाकुंभ दर्शन के लिए। तो प्लीज़ इसके लिए वेरी वेरी सॉरी। तो ये मैं थोड़ा सा लेट अपलोड कर रहा हूँ वीडियो, तो प्लीज़ आप इसे ज़रूर देखिएगा। और डे 22 भी है, मैं आज ही अपलोड करूँगा क्लास होने के बाद। तो प्लीज़ आप पीसेस मेकर चैनल से जुड़े रहिए फ्रेंड्स, ठीक है। मैं आप लोग के लिए वीडियो अपलोड करता हूँ। और हाँ, और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आप लोग को लिखने में जो मैं लिखता हूँ बहुत प्रॉब्लम होता है, तो एक दो दिन में ये प्रॉब्लम आपका खत्म होने वाला है। तो बस वेट कीजिएगा थोड़ा सा। हम समझ रहे हैं कि लिखते हैं तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है क्योंकि उंगली से लिखना पड़ता है। तो मैं जो अभी टैब मंगा रहा हूँ उसमें क्या होगा कि डायरेक्टली मैं वहाँ पे लिखूंगा तो क्लियर दिखेगा, ठीक है फ्रेंड्स। देखते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए 24 से कल का होमवर्क है। और देखिएगा आज हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या आयुष्मान भारत योजना के तहत कुल कितने रुपए का बीमा कवर का निर्धारण किया गया है। तो कुल जो बीमा दिया गया कितने, तो 5 लाख बीमा दिया गया, 5 लाख का कवर दिया गया है, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, अगर यहाँ पे अगर हम बात करते हैं थोड़ा सा देखिएगा कि अगर हम बात करते हैं ये आयुष मंत्रालय, आयुष्मान जो भारत योजना है, इसका अन्य नाम क्या था। इसका अन्य नाम है जन आरोग्य योजना। जन आरोग्य योजना, जन आरोग्य योजना इसका अन्य नाम है। और इसकी शुरुआत हुई थी 23 सितंबर, डेट के साथ लिखिएगा 23 सितंबर। 23 सितंबर 2018 को इसकी शुरुआत रांची झारखंड से की गई थी। और देखिए ये आयुष्मान भारत योजना ये किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो आयुष मंत्रालय के द्वारा। आयुष आयुष मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया था, जिसके अभी वर्तमान में मंत्री कौन है, तो सर्बानंदा सोनोवाल। याद रखिएगा क्या नाम है इनका, सर्वा सर्बानंद सोनोवाल। सर्बानंद सोनोवाल ये वर्तमान में इसके मंत्री है। अगर हम बात करते हैं आयुष्मान जो आयुष मंत्रालय है, इसके पहले मंत्री कौन थे, तो इसको लिखिएगा श्रीपंत नायर। श्रीपंत नायर जो थे इसके पहले आयुष मंत्री थे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 2 नंबर, कि हाल ही में एकीकृत पेंशन योजना 2024 को मंजूरी प्रदान की गई। यह योजना कब प्रभावी होगी। तो देखिए अगर हम बात करते हैं ना, ये एकीकृत पेंशन योजना 2024 इसकी मंजूरी दी गई है। और यह योजना कब प्रभावी होगी, तो 1 अप्रैल 2025 को क्या होगी, ये प्रभावी होगी। और याद रखिएगा ये ओपीएस, यानी कि ओपीएस मतलब होता है आपका ओल्ड पेंशन स्कीम, ओपीएस और आपका एनपीएस न्यू पेंशन स्कीम्स, ये दोनों को मर्ज करके इसको बनाएगा यूपीएस। ध्यान रखिएगा ओपीएस और एनपीएस को मर्ज करके यूपीएस बनाएगा। इसका फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड पेंशन स्कीम, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। और देखिए ओपीएस है ना, ओपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम जो है इसको लाया गया था 2004 में इसको लाया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका 3 नंबर की, प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना का संबंध किससे और इसे कब शुरू किया गया था। देखिए प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना का संबंध है सोलर प्लांट से। सोलर प्लांट से इसके संबंधित है। और इसको लाया गया था 2024 में। 2024 में इसको लाया गया था। अब देखिए अगर हम बात करते हैं क्या कि ये प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के तहत ना 1 करोड़ घरों में क्या किया जाएगा, 1 करोड़ घरों की छत पर सोलर लगाई जाएगी। और याद रखिएगा ये सूर्य ऊर्जा का जो बैठक हुआ था ना, कहाँ पे हुआ था, भारत के न्यू दिल्ली में हुआ था सौर ऊर्जा पे बैठक। अगला क्वेश्चन है आपका 4 नंबर की, चारधाम परियोजना का संबंध किस राज्य से है। देखिए चारधाम परियोजना का जो संबंध है ना, ये उत्तराखंड राज्य से है। उत्तराखंड उत्तराखंड राज्य से है चारधाम परियोजना। और याद रखिएगा ये चारधाम परियोजना का निर्माण कौन करेगा, तो याद रखिए बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, बीआरओ इसका निर्माण करेगा। तो अगर बात करते हैं बीआरओ की स्थापना हुआ था 1960 में, बीआरओ का स्थापना हुआ था। और बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो न्यू दिल्ली है, ठीक है, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। अब देखिए अगर हम बात करते हैं चारधाम परियोजना की, तो याद रखिएगा केदारनाथ को बद्रीनाथ से और यमुनोत्री को गंगोत्री से जोड़ेगा ये चारधाम परियोजना। केदारनाथ को बद्रीनाथ से और यमुनोत्री को गंगोत्री से जोड़ेगा। अगला क्वेश्चन है आपका 5 नंबर, कि हाल ही में देश की पहली हरित हाइड्रोजन परियोजना किस राज्य में शुरू की गई है। तो याद रखिएगा कि ये जो देश की पहली हरित हाइड्रोजन योजना है, ये हरियाणा याद रखिएगा, ये हरियाणा के द्वारा शुरू किया गया है। और याद रखिए हरियाणा में कि हरित विधेयक को मंजूरी दी थी हरियाणा विधानसभा ने। याद रखिए हरित विधेयक को मंजूरी किसने दी थी, तो हरियाणा विधान सभा ने। नेक्स्ट है, जल की अमृत कार्यक्रम की शुरुआत कब और किस मंत्रालय द्वारा की गई। देखिए जल की अमृत कार्यक्रम की शुरुआत 2024 में की गई थी, 2024 में। और याद रखिए किसके द्वारा की गई थी, जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा
इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, अब देखिए अगर हम बात करते हैं जल से तो याद रखिएगा फ्रेंड्स कि 97.5% जो जल होते हैं ना ये खारे पानी के जल है। खारा पानी, खारा जो पानी होता है ना, खारा नमकीन पानी, ये होते हैं। अगर हम बात करते हैं कि 97.5%, उसमें से आपका 2.5% जो है, 2.5% आपके मीठे जल है। मीठे जल 2.5% है। और मीठे जल में भी याद रखिएगा 2.5% में से मीठा जल की अगर हम बात करते हैं तो 1.5% आपका ग्लेशियर है, ग्लेशियर में है, और 1% जो है नदी तालाब में स्थित है। ठीक है ना। अगर हम पानी पीने योग्य की बात करते हैं तो 0.065% जो पानी होते हैं ये केवल पीने योग्य है, मात्र इतना 1% भी हमारा नहीं है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। और देखिए फ्रेंड्स, मैं थोड़ा सा स्लोली इसलिए बोल रहा हूँ कि अप्रॉक्स महाकुंभ प्रयागराज जाने में आपको कम से कम 25 किलोमीटर 30 किलोमीटर चलना पड़ता है, तो थोड़ा सा बहुत ज़्यादा टायर्ड सा फील हो रहा है, तो इसीलिए मैं थोड़ा सा बोल्डली नहीं बोल पा रहा हूँ, तो इसके लिए सॉरी। थोड़ा सा इसको देखिएगा, मैं स्लोली ही बोल पा रहा हूँ। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर है कि हाल ही में लड़कियों और महिलाओं के लिए प्रौद्योगिकी और इंजीनियरिंग क्षेत्र जैसे क्षेत्रों में कौशल सिखाने के लिए किस योजना की शुरुआत की गई है? तो याद रखिएगा बोइंग सुकन्या कार्यक्रम। बोइंग, इसको लिखिएगा बोइंग, बोइंग सुकन्या, बोइंग सुकन्या कार्यक्रम, बोइंग सुकन्या कार्यक्रम को उसकी मतलब के लिए शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन आपका 8 नंबर की सुभद्रा योजना को कब और किस राज्य में शुरू किया गया? तो याद रखिए सुभद्रा योजना ना ये कब किया गया? 2024 में इसको लाया गया है। और किस राज्य में? तो उड़ीसा, उड़ीसा राज्य में इसकी लाया गया था। और याद रखिएगा प्रत्येक महिला को 50,000 रुपये राशि, मतलब कि महिलाओं को 50,000 रुपये राशि इसमें दी जाएंगी। अगला 9 नंबर की वित्त मंत्रालय ने किस वार्षिक बजट में प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान की घोषणा की है? तो बजट जो है 2024-25 वाला, 2024 के 25 के बजट में कहा गया है कि प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान की घोषणा की है। ठीक है, और याद रखिएगा कि ये योजना जो है ना 5 करोड़ गाँव में योजना को चलाई जाएगी। अगला क्वेश्चन है आपका 10 नंबर की डिजिटल भारत निधि योजना कब शुरू की गई है? तो डिजिटल भारत निधि योजना की शुरुआत बात करते हैं ये 2024 में शुरू की गई, 2024 में। लेकिन देखिए अगर हम बात करते हैं, क्या सुनिएगा, कि ये डिजिटल भारतीय निधि योजना जो आई थी ना, इसके पहले ना इसका दूसरा नाम था। ठीक है, इसका नाम क्या था? भारत निधि योजना थी। ठीक है ना। ये बाद में इसको क्या कर दिया गया, ये जो भारत नीति योजना है, डिजिटल भारत नीति योजना, इसको कब शुरू की गई? तो याद रखिएगा 2024 में इसकी शुरुआत की गई थी। लेकिन इसकी सबसे पहले शुरुआत की गई थी 2002 में, ये भी ध्यान रखिए 2002 में इसकी शुरुआत की गई थी। और इसका नया नाम जो कर दिया गया था भारत डिजिटल नीति योजना कर दिया गया था। अब देखिए डिजिटल इंडिया योजना शुरुआत हुई थी 2015 में। देखिए भारत है, ये डिजिटल योजना की शुरुआत कब की गई थी? 2015 में डिजिटल इंडिया योजना की शुरुआत की गई थी। और डिजिटल रेडियो को लॉन्च कब किया जाएगा? 2025 से डेट बढ़ाकर 2026 कर दिया गया था, 2026 याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर के स्मार्ट सिटी परियोजना की शुरुआत कब की गई थी तथा भारत का 100वां स्मार्ट सिटी कौन सा शहर बना? देखिए स्मार्ट सिटी परियोजना की जो शुरुआत की गई थी ना वो कब की गई थी, ये इंपॉर्टेंट है, सुनिएगा। तो इसकी शुरुआत की गई थी 2015 में। 2015 में स्मार्ट सिटी योजना की शुरुआत की गई थी। और भारत का 100वां स्मार्ट सिटी का नाम क्या है? तो 100वां स्मार्ट सिटी का नाम है शिलोंग। 100वां स्मार्ट सिटी का नाम क्या है? तो शिलोंग है। ठीक है ना। अगर हम बात करते हैं भारत की पहली स्मार्ट सिटी कौन है, ये क्वेश्चन बन सकता है, तो भुवनेश्वर है। भुवनेश्वर भारत की पहली स्मार्ट सिटी है। अगर हम बात करते हैं क्या कि पूरे ऑल ओवर में टॉप स्मार्ट सिटी में सबसे टॉप पे कौन है, तो यूपी है, उत्तर प्रदेश है। और देखिए भारत सरकार द्वारा जारी परियोजनाओं को उनकी तिथियाँ देखिए, पीएम किसान सम्मान योजना ये 2019 में इसको लॉन्च किया गया, ये आपका सही है। मैच पीएम उज्ज्वल योजना की शुरुआत हुई थी 2016 में। ठीक है। अगर हम बात करते हैं ग्राम उजाला योजना की शुरुआत कब की गई थी, तो इसकी शुरुआत की थी 2021 में। ठीक है। अगर पीएम विश्वकर्मा योजना की बात करते हैं, देखिएगा ध्यान से, पीएम विश्वकर्मा योजना की शुरुआत की गई है फ्रेंड्स 2023 में, यहाँ पे 2 कर लीजिएगा, 2023 होगा। ठीक है, 2023 में। और आपका पीएम जनधन योजना की शुरुआत हुई थी 2014 में, इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कुछ पॉइंट्स यहाँ पे समझते हैं फ्रेंड्स। देखिए पीएम जो आपका पीएम किसान सम्मान योजना है, जो इसको मतलब गोरखपुर से शुरू किया गया था, इसको गोरखपुर से शुरू किया गया था 2019 में। ठीक है। उसका पीएम उज्ज्वला योजना इसकी शुरुआत की गई थी 2016 में, लेकिन यार 1 मई 2016 में इसकी शुरुआत की गई थी बलिया से, उत्तर प्रदेश में, 1 मई 2016 को। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। हम बात करते हैं पीएम ग्राम उजाला योजना, सुनिएगा, पीएम ग्राम उजाला योजना की जो शुरुआत की गई थी वह आरा के बिहार से शुरुआत की थी। आरा के बिहार से देखिए सॉरी, पीएम ग्राम उज्ज्वला योजना की जो शुरुआत की गई थी आरा बिहार से, इसकी शुरुआत की गई थी 2021 में। ठीक है। देखिए पीएम विश्वकर्मा योजना की शुरुआत हुई थी कब, ये देखिए शिल्पकारों से संबंधित क्वेश्चन आता है, तो विश्वकर्मा योजना की शुरुआत जो है शिल्पकारों से संबंधित है, और इसकी शुरुआत 2023 में हुई थी। और पीएम जनधन योजना 2014 में, इसकी शुरुआत 2014 में, पीएम जनधन योजना की शुरुआत 2014 में की गई थी। एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि वित्तीय समावेशन की सबसे बड़ी योजना कौन है, तो पीएम प्रधानमंत्री जनधन योजना। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा।
अगला 13 नंबर की नौजवान भारत सभा की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई थी? तो नौजवान भारत सभा की स्थापना जो की गई थी वो 1926 में की गई थी, 1926 में। और ये की गई थी किसके द्वारा? तो भगत सिंह के द्वारा की गई थी, भगत सिंह के द्वारा की गई थी। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन आता है क्या कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भगत सिंह की आयु कितनी थी? तो भगत सिंह की आयु महज 13 वर्ष थी, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ तो हो गया आपका नौजवान भारत सभा। एक आता है हिंदुस्तान HSRA की स्थापना हुआ था 1928 में, और इसके सदस्य कौन थे? तो भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद क्या थे, इसके सदस्य थे। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर की संयुक्त राष्ट्र द्वारा ग्लेशियरों के संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में किसे घोषित किया गया है? तो देखिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा ग्लेशियर के संरक्षण के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में किसे घोषित किया गया? तो 2025 को। किस वर्ष को? तो 2025 को घोषित किया गया, 2025 को। क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि बाजरे का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष कब घोषित किया गया? तो 2023 में घोषित किया गया। ठीक है, अगर हम बात करते हैं यूएनओ की, तो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुआ था 24 अक्टूबर 1945 को। इसका स्थापना हुआ था, हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है, और इसमें 193 देश है। 193वां देश कौन है? तो साउथ सूडान यानी कि दक्षिणी सूडान है। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर के अकबरनामा और आईने अकबरी की रचना किसके द्वारा की गई थी? इसके अकबरनामा कितने खंडों में लिखा गया? देखिए अकबरनामा और आईने अकबरी की रचना किसके द्वारा की गई है? तो याद रखिएगा ये अबुल फजल के द्वारा, अबुल फजल के द्वारा इसकी रचना की गई। अबुल फजल के द्वारा अकबरनामा और आईने अकबरी की रचना की गई है, और ये 3 खंडों में लिखा गया, 3 खंडों में। अब देखिए अगर हम बात करते हैं कि बाबरनामा की रचना बाबर ने खुद की है, जागीरनामा की रचना जागीर ने खुद लिखा है, और हुमायूं नामा की रचना, ये इंपॉर्टेंट है, गुलबदन बेगम ने क्या हुआ था कि हुमायूं नामा लिखा है। ठीक है, बाबरनामा और जागीरनामा ये क्या है? तो आत्मकथा है, और ये हुमायूं नामा ये रचना है जो गुलबदन बेगम ने लिखी थी। अगला 16 नंबर की राजस्व में रैयतवाड़ी प्रथा का प्रारंभ कब और किसके द्वारा किया गया? देखिए राजस्व में रैयतवाड़ी व्यवस्था का प्रारंभ जो किया गया है ना, वो 1800 याद रखिएगा 1820 में किया गया। 1820 में राजस्व में रैयतवाड़ी बोला था। लेकिन याद रखिए टॉमस मुनरो और याद रखिएगा कैप्टन रीड के द्वारा, याद रखिएगा टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड के द्वारा 1820 में इसकी शुरुआत की गई थी। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है महलवाड़ी जो है, ये इसकी व्यवस्था जो हार्ट मैकेंजी, इसको लिखिएगा महलवाड़ी व्यवस्था को है हार्ट मैकेंजी ने इसकी शुरुआत की थी, मैकेंजी ने। और कब? तो 1822 में इसकी शुरुआत की थी। अब देखिए जमींदारी प्रथा की शुरुआत हुई थी 1793 में, और 1793 में किया गया था किसके द्वारा? तो कार्नवालिस के द्वारा, कार्नवालिस। अगला क्वेश्चन आपका 17 नंबर की ज्वालामुखी उद्गार से निकलने वाले मैग्मा या लावा के जमने से किस चट्टान का निर्माण होता है? तो याद रखिएगा आग्नेय चट्टान का क्या होता है? निर्माण होता है। अगला 18 नंबर की प्रधानमंत्री की अनुपस्थिति में अंतर्राज्यीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो याद रखिएगा कैबिनेट स्तर के मंत्री के द्वारा किया था, कैबिनेट स्तर के मंत्री के द्वारा, कैबिनेट स्तर के मंत्री के द्वारा क्या होता है कि क्या था? अंतर्राज्यीय परिषद के अनुच्छेद 263 में बताया गया, अंतर्राज्यीय परिषद अनुच्छेद 263। अगला 19 नंबर की गोल्डन राइस रोपण को मंजूरी देने वाला पहला देश कौन बना है? तो याद रखें फिलीपींस, गोल्डन राइस फिलीपींस, याद रखिए फिलीपींस बना, और याद रखिए गोल्डन राइस में ना विटामिन ए होता है, विटामिन ए पाया जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन बनता है फिलीपींस, याद रखिए फिलीपींस इंडोनेशिया, मतलब फिलीपींस और इंडोनेशिया के साथ एक साझेदारी हुआ है भारत के साथ, कि जो ब्रह्मोस मिसाइल है वो समझौता हुआ है फिलीपींस और इंडोनेशिया के साथ। अगला है आपका 20 नंबर की सिंधु सभ्यता का पश्चिमी व्यापार किस बंदरगाह से होता था? तो याद रखिए लोथल से होता था, सिंधु सभ्यता का पश्चिमी व्यापार लोथल से होता था। लोथल गुजरात में स्थित है, और याद रखिएगा ये भोगवा नदी के तट पर स्थित है। और फारस के मुहर कहाँ से मिला है? तो लोथल से मिला, फारस के मुहर। 21 नंबर की मिशन इस्माइल बुद्धा का संबंध किससे? देखिए मिशन जो इस्माइल बुद्धा का जो संबंध है ना, ये आपके पता है किससे? पोखरण परमाणु परीक्षण से, पोखरण परमाणु परीक्षण जो पहला पोखरण परमाणु परीक्षण होता है 1974 में हुआ था। और ये जो 1974 में हुआ था ना, तो ये क्या था? असफल। ठीक है ना, इसमें प्रधानमंत्री कौन थे 1974 में? तो इंदिरा गांधी थी। ठीक है ना, अब देखिए दूसरा परमाणु परीक्षण जो हुआ था, ये दूसरा वाला, ये भी हुआ था राजस्थान के पोखरण में हुआ था। लेकिन याद रखिए 2 डेट, 11 मई और आपको 13 मई, ये दोनों डेट याद रखिए 1998। 11 मई को पहला हुआ था, दूसरा 13 मई को हुआ था, और 1998 में हुआ था ये परमाणु परीक्षण था दूसरा। और ये इसका जो नाम था
स्माइलिंग बुद्धा तो प्रथम वाले का था, दूसरा वाले का नाम क्या था? तो परीक्षण शक्ति था। परीक्षण शक्ति, परीक्षण लिखिएगा, परीक्षण शक्ति दूसरा। परमाणु परीक्षण जो होता है उसका ये संबंध किससे? तो परीक्षण मतलब परीक्षण शक्ति इसका नाम दिया गया था। ठीक है, और दूसरा परमाणु परीक्षण जो था वो सफल था, पहला असफल था। 22 नंबर है कि रक्त कोशिकाओं आरबीसी डब्ल्यूसी प्लेटलेट्स का निर्माण शरीर में कहाँ पे होता है? तो बोन मैरो या अस्थि मज्जा। कहाँ होता है? तो बोन मैरो या अस्थि मज्जा में इसकी निर्माण होती है, अस्थि मज्जा में, ध्यान रखिएगा। अब देखिए, अगर हम बात करते हैं मेल में ना 5 से 6 लीटर, 5 से 6 लीटर क्या होता है कि मेल में 5 से 6 लीटर ब्लड होता है। अगर हम फीमेल की बात करते हैं तो फीमेल में जो खून होता है वो कितना आता है? तो 4 से 5 लीटर क्या होता है कि फीमेल में खून होता है। ठीक है ना। अब देखिए क्वेश्चन बनता है, देखिए रक्त कोशिकाओं का निर्माण तो शरीर में अस्थि मज्जा में होता है, लेकिन भ्रूण में, भ्रूण हम बोले, बच्चा भी नहीं, अगर बच्चा भी बोलेंगे तो अस्थि मज्जा होगा। भ्रूण के अंदर रक्त का निर्माण लीवर से होता है। अगला 23 नंबर की चंगेज खां दिल्ली के किस सुल्तान के समकालीन था? तो चंगेज खां दिल्ली के इल्तुतमिश सुल्तान, जो एक दिल्ली के सुल्तान कौन था? इल्तुतमिश के समय क्या था? इल्तुतमिश के समय क्या था? दिल्ली में थे, मतलब इल्तुतमिश के समय क्या था? ये सुल्तान था। ठीक है, चंगेज खां याद रखिएगा। इल्तुतमिश, दिल्ली से क्वेश्चन आता है कि दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो यही इल्तुतमिश था। और याद किया, तुर्कान ने चहलगामी बनाया था कौन? इल्तुतमिश ने ही। अगला क्वेश्चन है क्या कि नाफ्टा, उत्तर अमेरिकी मुक्त व्यापार समझौता कब लागू हुआ था और इसमें शामिल देश कौन कौन से हैं? देखिए, नाफ्टा जो लागू हुआ था ना, ये 1994 में लागू हुआ था, 1994 में, 1994 में, 1994 में इसको लागू किया गया था। और याद रखिए इसमें ना अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा साथ है। अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा, अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा, मैक्सिको है, मैक्सिको, अमेरिका और आपके कनाडा इसमें शामिल है। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिएगा कि आश्रय प्रतिष्ठान और स्वास्थ्य का अधिकार संबंधी संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये जो है आपका अनुच्छेद है, अनुच्छेद 21 में वर्णित है। अनुच्छेद 21, देखिए अनुच्छेद 21, अगर हम बात करते हैं स्वतंत्रता का मूल अधिकार है, इसमें अनुच्छेद 19 से लेके अनुच्छेद 22 तक है, इसीलिए आपका मौलिक अधिकार है, स्वतंत्रता का मूल अधिकार में वर्णित है। अगला 26 नंबर, कृषि उन्नति के लिए अमीर कोही नामक विभाग की स्थापना किसने की थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक, MBT, मोहम्मद बिन तुगलक, MBT, मोहम्मद बिन तुगलक जो थे वो याद रखिएगा कि कृषि उन्नति के लिए अमीर कोही नामक विभाग की स्थापना की थी। और याद रखिएगा मोहम्मद बिन तुगलक नहीं किया था, किस मतलब कृषि पर ना 50% टैक्स लगा देता, 50%, 1/2%, याद रखिएगा। अगला 27 नंबर की, महात्मा गांधी की मृत्यु 30 जनवरी 1948 को कहाँ हुई थी? तो बिरला भवन, नई दिल्ली में। बिरला भवन नई दिल्ली में क्या हुआ था कि इनकी मृत्यु हो गई थी, ध्यान रखिएगा। अगला 28 नंबर की, भगत सिंह ने बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर दिल्ली में केंद्रीय विधानसभा में बम कब फेंका था? तो 1929 में बम फेंका था उन्होंने, 29 में बम फेंका था। और याद रखिए यहीं पे इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने ही दिया था। 29 नंबर की, जयप्रकाश नारायण का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो देखिए जयप्रकाश नारायण का जो जन्म हुआ था वो 1900, याद रखिएगा 1902 में हुआ था, 1902 में हुआ था, सिताब दियारा में। देखिए अब ये सिताब दियारा ना, ये वर्तमान में भी यूपी में है। तो आपको बहुत सारे बुक आपको बिहार भी देंगे, लेकिन यहाँ पे मैं क्लियर कर दिया यूपी में। ठीक है, और लोक नायक की उपाधि दी गई थी। और एक क्वेश्चन आता है कि संपूर्ण आंदोलन की शुरुआत 1974 में 18 ठीक है फ्रेंड्स, देखिएगा ये 1974, 1974 में क्या हुआ था? 1974 में संपूर्ण आंदोलन की शुरुआत की थी 1974 में। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए अगर हम बात करते हैं क्या, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स, 30 नंबर क्वेश्चन है क्या कि पुस्तक गीता रहस्य कहाँ से और किसके द्वारा लिखी गई थी? तो देखिए पुस्तक जो गीता रहस्य है वो लिखा गया था मांडले जेल से लिखा गया था। और किसने लिखा था? तो बाल गंगाधर तिलक ने क्या हुआ था कि इसको लिखा था। और याद रखिएगा बाल गंगाधर तिलक को भारतीय शांति का जनक किसने कहा था? तो सिरोल ने। ठीक है ना, सिरोल ने भारतीय शांति का जनक कहा था बाल गंगाधर तिलक को किसने? तो सिरोल ने कहा था। ठीक है ना। और देखिए स्वराज विधेयक की शुरुआत ना बाल गंगाधर तिलक ने ही किया था। अगला 31 नंबर की, अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अबुल कलाम की जयंती को किस दिवस के रूप में मनाते हैं? तो याद रखिएगा नवाचार दिवस के रूप में मनाते हैं। नवाचार दिवस हम लोग कब मनाते हैं? तो 15 अक्टूबर को नवाचार दिवस के रूप में मंगाते हैं। और विंग्स ऑफ फायर पुस्तक किसने लिखा था? तो अबुल कलाम आज़ाद के। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि अबुल कलाम आज़ाद, याद रखिएगा ये भारत के पहले वैज्ञानिक राष्ट्रपति थे। और अगर ऐसे क्रम पूछे तो ये 11वें राष्ट्रपति थे।
अगला आपका 32 नंबर की अटल बिहारी वाजपेयी को भारत रत्न कब प्रदान किया गया था? तो देखिए इनको जो भारत रत्न दिया गया था ना 2015 में दिया गया था। और याद रखिएगा कि भारत में सबसे कम दिनों के लिए प्रधानमंत्री बने थे यही अटल बिहारी वाजपेयी 1996 के समय बने थे, और ये महज 13 दिनों के लिए बने थे उसमें। अगला 33 नंबर के सैन फ्रांसिस्को में 1913 में स्थापित गदर पार्टी के पहले अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए थे? तो पहले अध्यक्ष देखिएगा, पहले अध्यक्ष को नियुक्त किया गया था लाला हरदयाल को। पहले अध्यक्ष कौन थे? तो लाला हरदयाल थे पहले अध्यक्ष। लेकिन याद रखिएगा ये जो स्थापित गदर पार्टी के मतलब स्थापना किसने किया था? संस्थापक थे सोहन सिंह भाखना। लिखिएगा इसका संस्थापक कौन थे? सोहन सिंह भाखना। सोहन सिंह भाखना क्या थे? तो इसके संस्थापक थे। अगला 34 नंबर कि बंगाल बिहार के विरोध में बिहार विद्यार्थी सभा की स्थापना किसने किया था? तो देखिए बंगाल बिहार के विरोध में ना बिहार विद्यार्थी सभा की स्थापना राजेंद्र प्रसाद ने किया था। राजेंद्र प्रसाद ने किए थे। राजेंद्र प्रसाद ने देश के पहले राष्ट्रपति थे। अगला 35 नंबर कि बिहार में कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब, कहाँ और किसकी अध्यक्षता में किया गया? देखिए बिहार में कांग्रेस की पहला अधिवेशन कब किया गया? तो बिहार में कांग्रेस की पहला अधिवेशन 1912 में किया गया था। कब? तो बांकीपुर में किया गया था 1912 में, बांकीपुर में। और याद रखिएगा इसके अध्यक्ष थे आर एन मुधोलकर इसके अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन देखिएगा 36 नंबर की भारत में रहने वाले अंग्रेजों और अन्य यूरोपवासियों के जातीय अहंकार पर चोट पहुंचाने वाले अल्बर्ट विधेयक को कब वापस ले लिया? तो याद कि कब वापस ले लिया ये क्वेश्चन बनता है। तो देखिए ये जो आप वापस ले लिए ना 1883 में वापस ले लिया था। लेकिन याद रखिएगा कि ये जो आपका जो अल्बर्ट विधेयक है ना इसको लाया कब गया था? तो 1882 में लाया गया था रिपन के समय में। और स्थानीय स्वशासन का जनक में लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका 37 नंबर की कांग्रेस के प्रारंभिक 20 साल डैश ईस्वी को आमतौर पर नरम दल के रूप में जाना जाता है। तो 1885 से लेकर 1905 तक ये कांग्रेस के नरम दल के रूप में जाना जाता है। 38 नंबर कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन को समर्थन दिया गया था? तो किस आंदोलन में? देखिए एक अभी बीपीएससी का टाइप का 2 एग्जाम हुआ था बीपीएससी का, तो उसमें कहा गया था कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन को समर्थन दिया था? तो देखिए 1905 के अधिवेशन और 1906 के अधिवेशन में ये दोनों में तक कहा गया था। लेकिन अगर आंसर माने तो 1905 ही होगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। ये ऑप्शन में वहाँ पे एक से अधिक था तो वहाँ पे दोनों आंसर था, तो मैं यहाँ पे आपको बता दिया हूँ। ठीक है, क्योंकि बिहार का एग्जाम में तो हो सकता है, तो इसलिए मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर दिया हूँ। ठीक, अब देखिए अगर हम बात करें तो 1905 का जो अधिवेशन हुआ था ना, 1905 के अधिवेशन ये बनारस में हुआ था। बनारस में हुआ था ये 1905 का अधिवेशन। और इसका अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले कर रहे थे, गोपाल कृष्ण गोखले। 1906 का जो अधिवेशन हो रहा था, फिर 1906 का अधिवेशन सुनिएगा, 1906 का अधिवेशन हुआ था कहाँ पे? तो सबसे पहले कलकत्ता में होता, कलकत्ता में। और ये दादा भाई नौरोजी इसके अध्यक्षता किए थे। अगला आपका 39 नंबर की कांग्रेस द्वारा स्वराज प्राप्ति का लक्ष्य किस अधिवेशन में घोषित किया गया था? तो याद रखिएगा 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में इसकी घोषणा की गई। इसका लक्ष्य अधिवेशन की घोषित किया 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में। ठीक है ना। और पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी 1929 के लाहौर अधिवेशन में, ध्यान रखिएगा। अगला 40 नंबर किस अधिनियम द्वारा अंग्रेजों ने भारत में सर्वप्रथम अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की थी? तो याद रखिएगा 1892 का अधिवेशन में क्या हुआ था कि अंग्रेजों ने भारत में मतलब कि सर्वप्रथम अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की गई थी। अगला क्वेश्चन देखिएगा 41 नंबर है क्या कि बंगाल विभाजन 1905 के विरोध में बंगाल में हुए आंदोलन के प्रारंभिक दौर पर नेतृत्व किसने किया था? तो याद रखिए एस एन बनर्जी ने इसका प्रारंभिक रूप से इसका मतलब कि नेतृत्व किया था। ठीक है ना। लेकिन रद्द कब किया बंगाल विभाजन? तो 1911 में क्या हुआ था कि बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया। 42 नंबर की किस आंदोलन के दौरान वंदे मातरम का व्यापक तौर पर प्रयोग किया गया है? तो याद रखिएगा स्वदेशी आंदोलन में क्या हुआ था कि स्वदेशी आंदोलन के दौरान ये मतलब कि वंदे मातरम को व्यापक तौर पर मतलब प्रयोग किया गया था। स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था? तो 7 अगस्त 1905 को हुआ था स्वदेशी आंदोलन। अगला आपका घटनाक्रम को उनके कालक्रम देखिए बंगाल विभाजन कब हुआ? तो बंगाल विभाजन 1905 में, 1905 में बंगाल विभाजन हुआ। बस राजधानी कलकत्ता से दिल्ली देखो घोषणा हुआ था 1911 में, लेकिन स्थानांतरित कब किया गया? 1912 में। तो 1912 ठीक कीजिएगा। ठीक है। कांग्रेस का विभाजन कब हुआ? तो 1907 के सूरत अधिवेशन में। और आपका मुस्लिम लीग का गठन हुआ था 1906 में। ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको कर लेना है, मैच करना है 1 4 3 2, 1 4 3 2 क्रम से जाना है। 44 नंबर की किस शहर को अंग्रेजों ने भारत का मतलब कि सरताज कहा था? तो मुंबई को अंग्रेजों ने भारत का सरताज कहा था। क्वेश्चन होता है कि भारत का सिराज किस शहर को? तो जौनपुर को क्या है कि मतलब भारत का सिराज जौनपुर को कहा जाता है। अगला 45 में कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे मुस्लिम अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो याद रखिएगा
रहमतुल्लाह शियानी को क्या हुआ था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे मुस्लिम अध्यक्ष थे 1896 का कलकत्ता अधिवेशन किए थे। अध्यक्षता कहाँ पे किए थे? तो 1896 कहाँ का था? कलकत्ता अधिवेशन। अगला क्वेश्चन है 46 नंबर की, ब्रिटिश सरकार द्वारा सशस्त्र कानून कब बनाया गया जिससे भारतीयों के सशस्त्र रखने पर प्रतिबंध लगा दिया गया? तो याद रखिएगा 1878 सशस्त्र कानून कब बनाया गया? तो देखिए सशस्त्र कानून बनाया गया था 1878 में, और ये जो भी हुआ था लॉर्ड लिटन के समय हुआ था, लिटन में। लेकिन सशस्त्र कानून को खत्म कब किया गया था? 1882 में रिपन के समय में इसको समाप्त कर दिया गया। अगला क्वेश्चन है 47 की, राष्ट्रपति के महाभियोग प्रक्रिया के समय लोकसभा और राज्यसभा में कितने बहुमत होना चाहिए? तो याद रखिए बहुमत 2/3 होना चाहिए, 2/3 बहुमत होनी चाहिए, 2/3 बहुमत। अगला क्वेश्चन है आपको 48 नंबर की, राष्ट्रपति का अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? देखिए राष्ट्रपति का अध्यादेश जारी करने की शक्ति जो अनुच्छेद 1, 2, 3 123 में है, और राज्यपाल को अध्यादेश जारी की शक्ति अनुच्छेद 213 में। ये ध्यान रखिएगा दोनों। अगला क्वेश्चन है आपका कि कौन से तारीख को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए उद्घोषणा द्वारा यह घोषणा किया है कि गंभीर आपात विद्यमान है जिसके कारण आंतरिक अशांति से भारत को खतरा है? तो याद रखिए 25 जून 1975। याद रखिए 25 जून 1975 के तारीख को भारत के राष्ट्रपति ने अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए उद्घोषणा द्वारा यह घोषित किया था कि गंभीर आपात विद्यमान है जिसके कारण से आंतरिक अशांति से भारत को खतरा है। तो ये उस समय देश के राष्ट्रपति कौन थे? तो फखरुद्दीन अहमद अली थे, फखरुद्दीन। और प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थे। राष्ट्रपति इस समय कौन थे? तो 1975 में। तो याद रखिए फखरुद्दीन अहमद अली थे, राष्ट्रपति इंदिरा गांधी थी। संविधान के सभी अनुच्छेद के अनुसार प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा को भंग किया जा सकता है। तो किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 85 के क्लाउज 1 में कहा गया है कि प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा को भंग किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है आपका 51 नंबर की, भारत में राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद की मृत्यु के बाद कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में किसने कार्य किया था? तो याद रखिएगा वीडी जत्री ने। याद रखिएगा वीडी जत्री ने क्या होता कि भारत के राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली मोहम्मद की मृत्यु के बाद कार्यवाहक राष्ट्रपति थे वीडी जत्री। उसी प्रकार से क्वेश्चन आता है कि जब डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु हुई थी उस समय देश के राष्ट्रपति कौन बने थे? तो एम हिदायतुल्लाह। ये बहुत इंपॉर्टेंट, एम हिदायतुल्लाह जो बने थे देश के क्या बने थे? राष्ट्रपति बने थे। अगला क्वेश्चन है आपका 52 नंबर की, भारत के उच्चतम न्यायालय के परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो यह अनुच्छेद 143 में यह वर्णित है कि उच्चतम न्यायालय के परामर्श करने के राष्ट्रपति की शक्ति भारत में संविधान के लिए वर्णित है, अनुच्छेद 143। अगला आपका 53 नंबर के, मंडल आयोग द्वारा राष्ट्रपति की रिपोर्ट कब प्रस्तुत की गई थी? तो ये 1980 में रिपोर्ट को प्रस्तुत की गई थी। अगला 54 नंबर की, राष्ट्रपति के चुनाव संबंध या उनके संबंध में उत्पन्न होने वाले संदेहों विवादों की जांच और निर्णय किसके द्वारा किया जाता है? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया जाता है। और याद रखिएगा ये अनुच्छेद 71 कहता है। ये अनुच्छेद कितना था? अनुच्छेद 71 कहता है कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति कोई भी विवाद या कोई भी अगर उनके साथ होगा चुनाव में तो उनकी देखभाल सुप्रीम कोर्ट करते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अगला आपका 55 कि भारत के संविधान के 100वें संशोधन को किस राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई थी? तो उस समय राष्ट्रपति कौन थे? देखिए तो 2015 में हुआ था। 2015 में प्रणब मुखर्जी उस समय कौन थे? तो प्रणब मुखर्जी क्या थे? तो राष्ट्रपति थे। और ध्यान रखिएगा ये 100वें संविधान संशोधन हुआ था बांग्लादेश के लिए हुआ था, 3 बीघा कॉरिडोर बांग्लादेश के लिए। 56 नंबर की, सन 1986 में भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक के संबंध में पॉकेट वीटो का प्रयोग किसने किया था? तो ज्ञानी जैल सिंह ने क्या हुआ था कि ज्ञानी जैल सिंह ने पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था। और इसको लाया किसने था? तो राजीव गांधी ने पॉकेट वीटो को लाया था। 57 नंबर के, यदि राष्ट्रपति द्वारा किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटाया जाता है तो वह किस शक्ति का प्रयोग करता है? तो देखिए वह जो आपका शक्ति है ना वो निलंबन यानी कि निलंबकारी वीटो का प्रयोग करता है। यह अनुच्छेद 111 में वर्णित है कि यह मतलब किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए राष्ट्रपति लौटा सकता है, अनुच्छेद 111 में वर्णित है। 58 है कि प्रत्याशित व्ययों की पूर्ति के लिए भारत की आकस्मिक निधि का धन कौन निकाल सकता है? तो ये केवल देश के राष्ट्रपति धन निकाल सकते हैं, राष्ट्रपति। याद रखिए। अगला क्वेश्चन है आपका 59 नंबर के, राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद के सत्र शुरू होने के बाद कितने समय तक रखा जाना आवश्यक है? तो 6 सप्ताह तक रखा जाना आवश्यक है। अगला क्वेश्चन है 60 नंबर की, कौन सी एक विधायी संस्था है जो राष्ट्रपति के निर्वाचन का भाग है परंतु उसके महाभियोग अधिकरण का भाग नहीं है? तो ये ये विधानसभा हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विधानसभा। इसको हम समझाते थोड़ा सा समझिएगा ध्यान से। क्वेश्चन है क्या कि देखिए विधानसभा एक अस्थायी संस्था है जो राष्ट्रपति के निर्वाचन के भाग परंतु उसके महाभियोग अधिकरण में भाग नहीं लेता। देखिए
राष्ट्रपति अगर हम बात करते हैं ना कि भाग, देखिए लोकसभा राज्यसभा के मतलब कि सभी केवल मतलब इसमें भाग लेते हैं, सभा के भाग लेते हैं। याद रखिए राष्ट्रपति के निर्वाचन में क्या होते हैं कि इसमें भाग लेते हैं, तो इसी प्रकार से महाभियोग में क्या होता है कि विधानसभा भाग नहीं लेते हैं। भाग केवल कौन लेते हैं, तो याद रखिए लोकसभा और राज्यसभा केवल भाग लेते हैं, इसमें विधानसभा भाग नहीं लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 61 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि भारत में पटसन उद्योग का अधिकांश भाग किस नदी के तट पर अवस्थित है। याद रखिएगा हुगली नदी के, हुगली नदी के तट पर, जो हुगली नदी आपके कहाँ है, तो वेस्ट बंगाल में। अगला क्वेश्चन है 62 नंबर कि भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना कहाँ और किस देश के सहयोग से की गई थी। तो याद रखिए ये भिलाई, इसकी जो भिलाई इस्पात की स्थापना ना छत्तीसगढ़, सुनिएगा भिलाई जो इस्पात संयंत्र छत्तीसगढ़ में किया गया था और ये किस देश के सहयोग से किया गया था, तो याद रखिएगा ये जो है ना आपको रूस के सहयोग से इसको किया गया था स्थापना। अगला है 63 नंबर की निम्नलिखित में से कौन सा कंपनी एल्युमिनियम बनाती है। जिसमें एल है ना सब एल्युमिनियम बनाती है। देखिए एल इसमें है, एल इसमें है और एल इसमें है, मतलब कि बाल्को, नाल्को और हिंडाल्को, ये तीनों जो है वो क्या है, तो ये आपकी एल्युमिनियम बनाती हैं। अगला आपका 64 नंबर की भारत में प्रथम कपास मिल सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना किस शहर में हुई थी, तो मुंबई में। कहाँ हुई थी, तो मुंबई में हुई थी। अगला आपका 65 नंबर की भारत में सबसे बड़ा पेट्रो रसायन कारखाना किस राज्य में है। देखिए ये आपके जामनगर गुजरात में है। जामनगर कहाँ है, तो जामनगर गुजरात में आपका पेट्रो कारखाना है, रसायन है। चूना पत्थर का प्रयोग किस उद्योग में होता है, तो चूना पत्थर का उद्योग ना ये सीमेंट उद्योग में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है 67 नंबर की जमशेदपुर का लौह इस्पात कारखाना किस नदी पर अवस्थित है। ये याद रखिए स्वर्ण रेखा, जमशेदपुर का लौह इस्पात कारखाना जो है आपके स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है आपका 68 नंबर कि कोलार की खाने और हट्टी की खाने किस धातु के लिए प्रसिद्ध है। तो ये आपके कोलार की खाने और ये आपके जो है ना सोना के लिए प्रसिद्ध है। अगला आपका 69 नंबर की बेलाडीला की खान कहाँ और किस धातु के लिए आता है। देखिए बेलाडीला है ना ये छत्तीसगढ़ में, बेलाडीला कहाँ है, तो ये बेलाडीला आपका छत्तीसगढ़ में है और ये लौह अयस्क के लिए फेमस है, लौह अयस्क के लिए। 70 नंबर की भारत के पूर्वी तट पर लौह अयस्क का सर्वाधिक निर्यात किस बंदरगाह से होता है, तो याद रखिए विशाखापत्तनम से होता है। विशाखापत्तनम से क्या होता है कि लौह अयस्क का सर्वाधिक निर्यात और बंदरगाह होता है। 71 नंबर की भारत की पहली और एकमात्र महिला शहनाई वादक कौन है, तो इनका नाम है बागेश्वरी कमर। याद रखिएगा, इसको लिखिएगा वागेश्वरी कमर इनका नाम है, बागेश्वरी कमर इनका नाम है। और ध्यान रखिएगा एक क्वेश्चन आता है कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो 1947 में आज़ादी के समय या लाल किला पर शहनाई किसने बजाई थी, तो बिस्मिल्लाह खां ने, इनको लिखिएगा नाम बिस्मिल्लाह खां जो है 1947 में आज़ादी के समय लाल किला पे शहनाई बजाए थे। अगला पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र के प्रसिद्ध वादकों में से एक थे, तो याद रखिएगा ये जो थे ना मतलब कि पंडित रविशंकर जो थे वो सितार बजाने में एक्सपर्ट थे, सितार। और याद रखिए रविशंकर प्रसाद की वाइफ का नाम था क्या, जहांआरा या रोशनआरा, जहांआरा या रोशनआरा, जिनका नाम बदल दिया गया, अन्नपूर्णा देवी इनका कर दिया गया। 73 नंबर की संतूर को एक लोकप्रिय वाद्य यंत्र बनाने का श्रेय किसे दिया जाता है, तो शिव कुमार शर्मा को दिया जाता है, लोकप्रिय शिव कुमार शर्मा को यह दिया जाता है। 74 नंबर की हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, तो याद रखिए बांसुरी से इनका संबंध है। अगला क्वेश्चन है 75 नंबर के उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध किससे है, तो तबला वादक से है, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए आज हम होमवर्क देखते हैं कि हमारा होमवर्क क्या है। देखिए फ्रेंड्स आज का होमवर्क आपका डे 22 का यानी कि आज ही का होमवर्क देखिए करंट अफेयर्स परीक्षा मंथ पेज नंबर 111 से 15 में ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। क्वेश्चन बैंक का पेज नंबर 301 से 310 तक है। बायोलॉजी में ट्रांसपोर्ट प्लांट एंड एनिमल्स पढ़ना है, ठीक है। फिजिक्स में साउंड्स पढ़ना है, केमिस्ट्री में प्रॉपर्टीज ऑफ गैस पढ़ना और इकोनॉमिक्स में पेज नंबर 252 354 क्वेश्चन बैंक का पढ़ना है। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। थोड़ा सा लेट आया वीडियो, लेकिन मैं आज से फिर से कंटिन्यू वीडियो करता हूँ। मैं आज फिर थोड़ा सा अपलोड करूँगा, लेकिन आज वीडियो में अपलोड करूँगा डे 22। तो प्लीज़ पीसीएस मेकर चैनल से जुड़ जाइए। इसके पीडीएफ के लिए नीचे दिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, उससे ज्वाइन होकर आप इसका पीडीएफ ले सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। सब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।